Hello students, welcome to your biology class. So in our previous lecture we have finished our chapter which was Principles of Inheritance and Variation. Principle of Inheritance and Variation नाम का जो चैप्टर था हमने अपनी पिछली क्लास में खत्म कर लिया. उसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करवाए, उसके जेनेटिक डिसऑर्डर्स करवाए, पेडिग्री एनालिसिस करवाया, क्रॉसेस करवाए, मेंडल के बारे में बताया, पी प्लान के बारे में बताया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बारे में बताया. जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए लिखवाए गए दोज वर इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू नीट्स. ओके, नीट और बोर्ड्स के लिए दोनों के लिए पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, यू विल डेफिनेटली बी स्कोरिंग गुड मार्क्स. चलो, let's move ahead to the next chapter, and the next chapter which is again a very important chapter of your 12th class. The name of the chapter is molecular basis of इनहेरिटेंस. क्या नाम है चैप्टर का? नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, देखो इनहेरिटेंस हमने पढ़ा. बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पहले हमने इनहेरिटेंस के बारे में तो पढ़ लिया. इनहेरिटेंस का मतलब था कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. यही था इनहेरिटेंस का मतलब. इनहेरिटेंस वाज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफर करना कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस कहलाता था. वो कह रहे हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल पेरेंट्स जो है वो ऑफस्प्रिंग्स को भेजते थे. तो कन्वेंशनली ये बिलीव किया जाता था, पहले पहले ये बिलीव किया जाता था कि these are proteins which are actually responsible for the transfer of characters from parents to offspring. उनको लगता था कि प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो ट्रांसफर किए जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर. बट क्या प्रोटीन्स ट्रांसफर किए जाते थे? सच में नहीं. The molecule which was being transferred from parents to the offsprings was DNA. It was a nucleic acid. तो ये कैसे पता चला कि जो मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा था वो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए था? ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. कौन से एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया था और डीएनए कैसा दिखता है, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, ये सब कुछ हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो डिस्कवरी है वो 21वीं सदी की बहुत बड़ी डिस्कवरी है. सेंचुरी की बहुत बड़ी डिस्कवरी थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डिस्कवरी. This chapter makes it very important. DNA, RNA, transcription, translation, replication, genetic engineering, DNA fingerprinting, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, so let's study about the molecule which was the basis of inheritance, यानी कि DNA, which is transferring the characters from parents to the offsprings. All right, चलो सबसे पहले जान लो एक बात that previously RNA was the genetic material. पहले जेनेटिक मटेरियल कौन था? पहले जेनेटिक मटेरियल जो था वो आरएनए था. और अब आरएनए से शिफ्ट होके जेनेटिक मटेरियल क्या बना दिया गया? जेनेटिक मटेरियल अब की बार डीएनए बना दिया गया है. ठीक है, देखो previously RNA was the genetic material, but now it has evolved. evolution हुई और क्या बन गया genetic material? It has evolved to make DNA as the genetic material. Now DNA is the genetic material and the question arises that why is DNA regarded as the genetic material? क्यों कहा गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल? डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों बना दिया गया? व्हाई नॉट आरएनए? फिर से मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि पहले तो आरएनए था, बट अब कौन है जेनेटिक मटेरियल? नाउ डीएनए इज रिगार्डेड एज द जेनेटिक मटेरियल. व्हाई? क्यों भाई, क्यों डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कंसिडर कर लिया गया? बिकॉज
DNA is more stable than RNA, क्योंकि DNA RNA से ज्यादा स्टेबल है। ऐसा कैसे? देखो, उसके लिए पहले आप जानो एक चीज कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म है उसकी। और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड तो है, बट अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। तो भाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? क्या होता है न्यूक्लियोटाइड? बताओ, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज अ combination of nucleoside plus phosphorus। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन है। न्यूक्लियोसाइड क्या है भाई? व्हाट इज दिस न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड जो है इट इज एक्चुअली नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस को कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड जो है वो हम नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को कहते हैं। नाउ लेट मी ड्रॉ दीज। ये है एक पेंटोज शुगर, यानी कि एक 5 कार्बन की शुगर में ड्रॉ कर रही हूँ। एंड how many types of nitrogenous bases are there? We will be saying that nitrogenous bases are of two types। कौन से two types हैं भाई? प्यूरीन है और पिरिमिडीन है। सबसे पहले तो हम न्यूक्लियोटाइड से शुरू कर चुके हैं। डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। It's a polymer of nucleotides. And what is this nucleotide? Nucleotide is nucleoside plus phosphorus. Nucleoside is nitrogenous base plus pentose sugar. So I have drawn a pentose sugar over there, है ना? तो ये जो प्यूरीन्स हैं ये कितनी तरह के हैं? प्यूरीन्स जो हैं दीज आर, डीएनए की बात कर रहे हैं, एक है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन। पायरिमिडीन्स जो है ये क्या है? एक है थाइमीन, एक है साइटोसिन। नाइट्रोजनस बेसिस के क्या है? दो तरह के, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स भी दो तरह के, एडेनिन ग्वानिन। पायरिमिडीन्स भी दो तरह के हैं, थाइमीन और साइटोसिन। ठीक है, ये क्या हो गए? एडेनिन ग्वानिन थाइमीन साइटोसिन एटीजीसी, ये हो गए प्यूरीन्स हमारे पास। प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस हो गए हमारे पास। अब देखो न्यूक्लियोसाइड कैसा दिखता है? ये रही पेंटोज शुगर, ये रही एक पेंटोज शुगर। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है कार्बन नंबर 5। मैंने क्या किया? कार्बन नंबर 1 के ऊपर, इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजनस बेस लगा दिया। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है ना, ये नाइट्रोजनस बेस, ये पेंटोज शुगर, क्या बन गया? बन गया न्यूक्लियोसाइड। फिर मैंने क्या किया? 5th कार्बन पे फास्फोरस लगा दिया, और फास्फोरस भी जब मिल गया न्यूक्लियोसाइड के साथ तो क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड। तो ये रहा न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये है पेंटोज शुगर, ये है नाइट्रोजनस बेस और ये है फास्फोरस। समझ में आया? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड है, और इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब 5th कार्बन पे फास्फोरस जुड़ गया, आपको दिख रहा है ना 5th कार्बन पे फास्फोरस, तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? समझ में आया आपको ये चीज? न्यूक्लियोटाइड बन गया। देखो अब एक चीज और, देखो एक चीज आप लोग,
बच्चों अगर यहाँ पे हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस की और यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की। नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, न्यूक्लियोसाइड का नाम एडेनोसिन, नाइट्रोजनस बेस थाइमीन, न्यूक्लियोसाइड का नाम थाइमिडीन, नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन, न्यूक्लियोसाइड का नाम ग्वानोसिन, नाइट्रोजनस बेस का नाम एडेनिन थाइमिन साइटोसिन और न्यूक्लियोसाइड का नाम साइटिडिन। ये भी याद रखना। बच्चे कभी कभी एडेनिन और एडेनोसिन को सेम ही मान लेते हैं, थाइमीन और थाइमिडीन को सेम मान लेते हैं। प्लीज रिमेंबर guanine and guanosin are different, cytosine and cytidine are different। ये सारे अलग अलग हैं। वो सिर्फ नाइट्रोजनस बेस है और वो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर है जिसको हमने न्यूक्लियोसाइड कहा। फिर फास्फोरस लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। यानी कि जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा तब क्या चेंज आएगा, इसके साथ जब फास्फोरस जुड़ गया तो ये बन गया एडिनाइलिक एसिड, ये बन गया थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनोलाइक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, एसिड एसिड जोड़ देंगे साथ। ठीक है, ये समझ आ गया। चलो अब मुझे अगला पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ये वाला पॉइंट समझ आया ना आपको कि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो डीएनए बनता है, बट एक न्यूक्लियोटाइड क्या था आपको समझ में आया। नाउ लेट मी ड्रॉ अ ड्राइंग, डिफरेंस देखो इनका। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, दिस इज ribonucleic acid, that is deoxyribonucleic acid and this is ribonucleic acid। ये जो है ये deoxyribonucleic acid ये बना है पेंटोज शुगर, ये रही पेंटोज शुगर। ठीक है, ये कह रहा है मैं भी पेंटोज शुगर। ठीक है, और इसके फर्स्ट, अच्छा कार्बन बताती हूँ। फर्स्ट कार्बन के ऊपर एक नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड कार्बन के ऊपर कुछ नहीं, थर्ड कार्बन के ऊपर OH, फोर्थ कार्बन के ऊपर कार्बन नंबर 5 और फिफ्थ कार्बन के ऊपर एक फॉस्फोरस। ऐसा आरएनए के पास है। फर्स्ट कार्बन के ऊपर नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड कार्बन के ऊपर OH, थर्ड कार्बन के ऊपर भी OH, फोर्थ कार्बन के ऊपर फिफ्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन के ऊपर क्या है, एक फॉस्फोरस। अब मैं अगर इसके कार्बन नंबर 2 की बात करूं तो ये जो कार्बन नंबर 2 है और ये जो कार्बन नंबर 2 है इनमें डिफरेंस है। इनका तो बहुत इजी है, ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। कार्बन नंबर 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई बॉन्ड बनेगा नहीं क्योंकि सिर्फ H है। ये जो OH है इट्स फ्री, फ्री OH ग्रुप एट 2 प्राइम पोजीशन। सेकेंड कार्बन के ऊपर एक फ्री OH ग्रुप बैठा हुआ है और ये जो फ्री OH ग्रुप है सेकेंड कार्बन के ऊपर, सेकेंड कार्बन के ऊपर ये जो फ्री OH ग्रुप है, it makes that sugar which makes this unstable। आरएनए का जो न्यूक्लियोसाइड है उसके सेकेंड कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है वो फ्री बैठा है। ये जो फ्री OH ग्रुप है सेकेंड कार्बन के ऊपर, सेकेंड पोजीशन के ऊपर, वो क्या करता है, वो इसको अनस्टेबल बनाता है। समझ में आ रही है आपको बात।
वो इसको अनस्टेबल बना रहा है। तो आरएनए बहुत अनस्टेबल था, डीएनए के कोई भी कार्बन के ऊपर जो है जो फ्री नहीं है, इसलिए वो अनस्टेबल नहीं है, वो ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए तो नेचर ने डीएनए को चूज किया फॉर अ जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट आरएनए। That is stable, this is unstable. One more reason for instability is that DNA जो है it is double stranded. DNA जो है वो कैसा है, वो डबल स्ट्रैंडेड है, ऐसे। ऐसे आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, ऐसे। तो इसके बेसिस जो है, जो इसके बेसिस है ना, वो कैसे है, बेसिस आर एक्सपोज्ड, हवा में है, which makes these bases more reactive. ज्यादा रिएक्टिव तो कम स्टेबल। यहाँ पे बेसिस क्या है, बेसिस जो है दे आर बॉन्डेड, which makes it more stable. Did you understand the difference between the DNA and RNA? कि DNA और RNA में ऐसा क्या था जो DNA ज्यादा स्टेबल और RNA कम स्टेबल रह गया? DNA के पास सेकंड प्राइम पे फ्री OH ग्रुप नहीं है, RNA के पास सेकंड प्राइम पे फ्री OH ग्रुप है जो उसको अनस्टेबल बनाता है। DNA is double stranded whereas RNA is single stranded. तो DNA RNA में डिफरेंस आपको समझ आ गया? आपको ये समझ आ गया न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, आपको डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, ये भी समझ आ गया। और ये स्टार्टिंग था चैप्टर। बताओ, इतना बेसिक क्लियर है? इतना बेसिक क्लियर है ना? अब now the question arises that what all should be the properties of a genetic material? एक जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, बताओ क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए एक जेनेटिक मटेरियल? तो आपको पता होना चाहिए कि एक जेनेटिक मटेरियल जो है it should be able to replicate. First of all, it should be able to replicate. Replication show करे, मतलब क्या है replication का? Replication का मतलब capable of making its own copies. It should be able to replicate, या फिर it should be able to show replication, या it should be able to replicate, यानी कि it should be able to make its own copies. ठीक है, फिर it should show slow mutations also, ताकि क्या हो सके, क्यों दिखानी है म्यूटेशंस? क्योंकि अगर स्लो म्यूटेशंस होंगी तभी तो क्या होएगी, तभी तो एवोल्यूशन हो पाएगी। स्लो म्यूटेशंस होंगी भाई तभी तो एवोल्यूशन हो पाएगी, अगर स्लो म्यूटेशंस नहीं होंगी तो एवोल्यूशन नहीं हो पाएगी। ठीक, नेक्स्ट, एवोल्यूशन शो करे, रेप्लिकेशन शो करे, और इट शुड बी स्टेबल। स्टेबल तो होना चाहिए ना, पता लगे म्यूटेशन ही करता रहे फिर तो पर्सन कभी स्टेबल हो ही नहीं पाए। ठीक है, समझ में आ गया? How does the DNA looks like? Now the next question is कि DNA दिखता कैसा है? तो DNA कैसा दिखता है, इसकी फाइंडिंग्स जो थी वो शुरू हुई चारगफ से। एक आदमी थे, नाम था एडविन चारगफ, आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा होगा। एडविन चारगफ जो है, एडविन चारगफ नाम का जो आदमी है, एडविन चारगफ, ओके। तो बच्चा एडविन चारगफ नाम का जो आदमी है उसने केमिकल स्टडीज की। He performed chemical studies on DNA. उसने डीएनए पे क्या करी, केमिकल स्टडीज करी, और ये पता लगाया, उसने बोला कि ना मैंने ये देखा है कि जो नंबर ऑफ एडेनिन है ना वही है नंबर ऑफ थाइमिन।
उसने कहा नंबर ऑफ एडेनिन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ थाइमीन and also the number of cytosines are also equal to number of guanine. इससे बोला A और T इक्वल है, G और C इक्वल है, एडेनिन इज इक्वल्स टू थाइमीन एंड गुआनिन इज इक्वल्स टू साइटोसिन। बताओ अब इसमें से प्यूरीन्स कौन से हैं? A और G प्यूरीन है ना। तीसरा पॉइंट जो उसने कहा बहुत इंपॉर्टेंट, उसने कहा प्यूरीन्स आर इक्वल टू पायरिमिडीन्स। ऑब्वियसली जितने एडेनिन उतने थाइमीन, मतलब जितने प्यूरीन उतने पायरिमिडीन, जितने गुआनिन उतने साइटोसिन, यानी कि जितने प्यूरीन उतने pyrimidines. Now what are purines? A plus G is purine. Pyrimidines T plus C is pyrimidine. अच्छा, अगर A plus G और T plus C equal है, if A plus G and T plus C are equal, तो अगर मैं A plus G के नीचे T plus C लिख दूं तो डिवाइड कर दूं तो है ही सेम। जो A plus G है, let's say A plus G is 4, तो T plus C भी क्या है 4, तो फिर A plus G upon T plus C क्या हो गया? A plus G upon T plus C will be making what? It will be making 1. समझ में आई बात? Adenine plus guanine upon thymine plus cytosine makes 1. A plus G upon T plus C किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। Purines upon pyrimidines is equals to 1. Now people can confuse it with A plus T upon G plus C. Difference समझो। This is AG upon TC. This is AT upon GC. तो ये दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट है उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप नहीं होंगे। फर्स्ट वाला इज AG upon TC यानी कि प्यूरीन्स upon pyrimidines, and second वाला is AT upon GC. This is definitely not equal to 1, but the value for this is constant for a species. स्पीशीज के लिए जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आएगी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे इंसानों में 80 अपॉन जीसी की वैल्यू सेम आए। सेम कितनी? अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स कहते हैं हमारे पास 80 अपॉन जीसी इज लेस देन 1। वाई लेस देन 1? लेस देन 1 यानी कि नीचे वाला ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा, तभी तो लेस देन 1 आएगा। मतलब कि प्रोकैरियोट्स जो हैं दे आर जीसी रिच, उनमें जीसी ज्यादा होते हैं। देन बात करते हैं अगले की जिसका नाम है यूकैरियोट। अब यूकैरियोट की अगर हम बात करें, वो कह रहा है हमारे अंदर 80 अपॉन जीसी जो है इट इज ग्रेटर देन 1। पहले 80 अपॉन जीसी वाज लेस देन 1 है ना, क्योंकि प्रोकैरियोट जीसी रिच होते हैं। अब 80 अपॉन जीसी इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 क्योंकि ये जो है ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स आर 80 रिच। तो जब क्वेश्चन आएगा आपको इसी बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किस बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको आ गया। यूकैरियोट्स में 80 रिच होते हैं और प्रोकैरियोट्स जो है वो जीसी रिच होते हैं। ये क्या हो गया? ये एरविन चार्गव की ऑब्जर्वेशन हो गई। अब अगर आपको कोई कहे कि ना एडेनिन जो है डीएनए में वो 30% है, इफ एडेनिन इज 30%, फाइंड द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। साइटोसिन बताओगे तो आपको एरविन चार्गव ने बताया हुआ है कुछ इस बारे में, तो आप वो चीज लगाओगे। देख लो एक बार फिर से इसको। एडेनिन दिया गया है कितना? 30%। साइटोसिन पूछा गया, एडेनिन 30 तो थाइमिन भी 30। फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो। कैसे लगाएंगे बताती हूँ, आ जाओ। चार्गव्स रूल लगाएंगे हम, और चार्गव्स रूल क्या कह रहा है यहाँ पे? बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ साइटोसिन, ऑल्सो टेल if it is a prokaryote or यूकैरियोट। देखो एडेनिन जो है वो कितना है? 30% है। एडेनिन किसके इक्वल है? थाइमीन। थाइमीन भी कितना हो जाएगा? थाइमीन भी 30% हो जाएगा। ठीक है, बच गया क्या? जीसी। अगर एडेनिन और थाइमीन 60 हो गए हैं तो गुआनिन और साइटोसिन कितने बच गए? 40। ए और टी इक्वल है, अगर एडेनिन 30 तो टी भी 30। अगर ए और टी मिला के 60, दैट मीन जी और सी कितने हो गए? 40। जी को एक्स मान लो, सी को भी एक्स मान लो,
दोनों मिला के 40, क्योंकि जी भी तो इस सी के इक्वल है ना। तो 2x कितना हो गया 40, x कितना हो गया 40/2 विल बी मेकिंग 20%। तो जो हमारा साइटोसिन आया वो कितना आया, साइटोसिन इज 20%। इसमें 80 60 थे और जीसी 40, तो क्या रिच है, दिस इज 80 रिच। जो 80 रिच है वो क्या हुआ, वो एक यूकेरियोट हुआ। I hope this much is clear. Today's lecture was the basic to the chapter molecular basis of inheritance and it was very very important. तो फटाफट से क्विक रिकैप ले लेते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो बेसिस है, इट्स डीएनए। डीएनए से पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। अब डीएनए किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरस। देन नाइट्रोजनस बेसिस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स को क्या कहते हैं। What is the difference between a DNA and a RNA that makes DNA much more stable than RNA? Properties क्या होनी चाहिए genetic material की, एडविन चार्गफ ने क्या कहा था, and then the numerical based on it. This is it for the day. Come prepared in the next lecture. इसको रिवाइज करके आएंगे जरूर, अपनी डीपीपी जरूर सॉल्व करेंगे आप लोग रोज रोज। Thank you so much. We'll be meeting soon in our next class now. Bye bye.